नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं E20 पेट्रोल की। क्या यह सच में पर्यावरण का उद्धारक है या आपकी गाड़ी और जेब के लिए छुपा जहर? कल्पना कीजिए, एक नई सुबह आप अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं। E20 का साइन बोर्ड देखकर मन खुश हो जाता है। वाह, मैं देश की मदद कर रहा हूं, पर्यावरण बचा रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे रहा हूं। लेकिन कुछ महीनों बाद आपकी गाड़ी का माइलेज गिरने लगता है, इंजन से अजीब आवाजें आती हैं और एक दिन वर्कशॉप में 40,000 का बिल सामने आता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह हकीकत है हजारों भारतीय गाड़ी मालिकों की। और यह भविष्य हो सकता है उन करोड़ों लोगों का जो सोचते हैं कि E20 बस एक सिंपल फ्यूल अपग्रेड है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे E20 के चमकदार वादों के पीछे की काली सच्चाई, आपकी गाड़ी, जेब और देश के खेतों पर छुपा खतरा। क्या E20 वाकई उद्धारक है या छुपा हुआ जहर? तो अगर आप गाड़ी के मालिक हैं, अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले देखते हैं हमें क्या कहानी सुनाई जाती है। सरकार कहती है बस थोड़ा एथेनॉल मिला दो पेट्रोल में और सब कुछ बदल जाएगा। प्रदूषण 30% कम, रुपीस 35,000 करोड़ की बचत, आत्मनिर्भर भारत, किसानों की आमदनी दोगुनी। वाह, क्या बात है। यह तो वैसा ही लग रहा है जैसे मैं आपसे कहूं, रोज एक गोली खाओ और आप हमेशा के लिए स्वस्थ, अमीर और खुश रहोगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, जब कोई चीज इतनी परफेक्ट दिखे, जब सारे सॉल्यूशंस एक ही बॉटल में मिल जाएं, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ जरूर है। आइए देखते हैं E20 के पीछे की असली कहानी। स्टेप 1, गन्ना उगाना। 1 किलो चीनी बनाने के लिए 2000 से 3000 लीटर पानी लगता है। रासायनिक खाद और ट्रैक्टर और प्रदूषण। स्टेप 2, खेत से मिल तक हजारों ट्रक, लाखों लीटर डीजल और ढेर सारा CO2। स्टेप 3, फैक्ट्री प्रोसेसिंग, भारी मशीनरी और बिजली जो कोल से बनती है। तो फिर हम किस बचत की बात कर रहे हैं? दोस्तों, ये ऐसा है जैसे आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ने के बाद 3 बर्गर, 2 पिज्जा, 5 समोसा खा लेते हैं। फिर क्या फायदा हुआ? बिल्कुल जीरो, बल्कि उल्टा नुकसान। यही हो रहा है E20 के साथ। अब आते हैं इतिहास के सबक पर। ब्राजील ने 1970 में एथेनॉल रेवोल्यूशन शुरू किया। शुरुआत में सब खुश थे, लेकिन फिर अमेज़न के जंगल कटे, पानी सूखा और खाने की कीमतें बढ़ गईं। अमेरिका ने कॉर्न एथेनॉल अपनाया। नतीजा, मक्के की कीमतें दोगुनी। मेक्सिको में टॉर्टिला क्राइसिस हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए। दोस्तों, यह सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल लोगों की रियल जिंदगियां हैं जो बर्बाद हुई। क्या भारत भी वही गलती दोहराने जा रहा है? देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि इथेनॉल बिल्कुल बुरा है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वह खतरनाक है। और इसका असली बोझ किस पर पड़ता है? आप पर, मुझ पर, हर आम नागरिक पर। चलिए अब देखते हैं यह बोझ कैसे पड़ता है। अब आती है सबसे डरावनी बात, जो सीधे आपकी जेब पर वार करती है। क्या आपको पता है, जिस गाड़ी पर आप रोज भरोसा करते हैं वही सबसे पहला शिकार है। प्रॉब्लम नंबर 1, साइलेंट किलर, कोरोजन। इथेनॉल की एक खतरनाक खासियत है, ये नमी खींचता है। नमी प्लस मेटल यानी कि जंग, और जंग यानी इंजन फेलियर। प्रॉब्लम नंबर 2, माइलेज ड्रॉप। साल भर में सिर्फ फ्यूल से ही 8,000 10,000 का एक्स्ट्रा खर्च, ऊपर से रिपेयर्स और सर्विसिंग। टोटल नुकसान रुपीस 50,000 से रुपीस 1.5 लाख, और ये सब आपकी जेब से। अब चलते हैं गांव की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी सरकारी नीति किसानों की दुनिया कैसे बदल सकती है? हम विकास की बातें तो सुनते हैं, पर जमीन पर उसकी कीमत कौन चुकाता है? कल्पना कीजिए एक किसान को जो पीढ़ियों से गेहूं धान उगा रहा है। सरकार उसे गन्ना उगाने को कहती है, अच्छे दाम का वादा करके। पहले साल अच्छी कमाई होती है और दूसरे किसान भी यही करने लगते हैं। लेकिन गन्ना एक प्यासी फसल है। जल्द ही गांव के कुएं सूख जाते हैं। जो गांव कभी पानी से लबालब था, अब बूंद बूंद को मोहताज है। अब पानी के लिए झगड़े होते हैं, सामाजिक दरारें पड़ गई हैं, और वह किसान अपने सूखे कुएं को देखकर सोचता है, यह कैसा विकास है जिसने हमसे हमारा पानी ही छीन लिया। यह कहानी काल्पनिक नहीं है, यह महाराष्ट्र और यूपी के हजारों गांवों की कड़वी सच्चाई है, जहां गन्ने की खेती ने भूजल स्तर को खतरनाक रूप से नीचे धकेल दिया है। और अब आता है सबसे बड़ा
सबसे मुश्किल सवाल। एक तरफ हम क्लीन एनर्जी और बायोफ्यूल्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी दुविधा छिपी है। हमारी खेती की जमीन सीमित है, तो उस पर हम क्या उगाएं? देश का पेट भरने के लिए अनाज या गाड़ियां चलाने के लिए ईंधन, यह एक ऐसा चुनाव है जो सरकारों और किसानों दोनों को एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। चलिए इसे आंकड़ों से समझते हैं। 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं उगाकर 10 परिवारों को साल भर खिलाया जा सकता है, उन्हें खाद्य सुरक्षा दी जा सकती है। लेकिन उसी जमीन पर गन्ना उगाकर इथेनॉल बनाएं तो उससे सिर्फ 50 गाड़ियां ही 1 महीने तक चल पाएंगी। तो अब आप ही बताइए, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? 10 परिवारों की थाली में रोटी या 50 गाड़ियों की टंकी में तेल? यह सवाल सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं, बल्कि हमारी नैतिकता का भी है। सोचिए, अगर हमने ईंधन को चुना और खाने की फसलें कम उगाईं तो क्या होगा? फूड सप्लाई घटते ही कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसका सबसे भयानक असर हमारे देश के करोड़ों गरीब परिवारों पर पड़ेगा, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने में चला जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पॉलिसी डिबेट नहीं है, यह फैसला सीधे हमारी रसोई के बजट और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। आज का चुनाव कल की हकीकत बनेगा। तो ई-20 सपना भी है और झर भी। कागज पर ई-20 एक अच्छा आइडिया है, लेकिन असलियत में इसका इंप्लीमेंटेशन खतरनाक है। देखिए, कभी कभी नीतियां अच्छे इरादों से शुरू होती हैं, जैसे ई-20 से पर्यावरण बचाना, आत्मनिर्भरता, किसानों की मदद। लेकिन जब हम सतही समाधान ढूंढते हैं, जब हम लंबे समय के बारे में नहीं सोचते, तो समाधान खोजते खोजते नए संकट खड़े कर देते हैं, और यही असली खतरा है। अब सवाल है, रास्ता क्या है? सबसे पहले, धीमी और सोची समझी रफ्तार। ई-20 को जबरदस्ती लागू न करें। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, फिर धीरे धीरे रोल आउट करें और पुरानी गाड़ियों के लिए छूट दें। दूसरा, असली भविष्य पर फोकस करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असली गेम चेंजर हैं। बिना इमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, सोलर पावर, सीएनजी एक्सपेंशन, यही असली सॉल्यूशंस हैं, ना कि आधे अधूरे उपाय। तीसरा, सेकंड जनरेशन एथेनॉल का इस्तेमाल करें। फसल अवशेष से इथेनॉल बनाएं, ना कि खाने की फसल से। एग्रीकल्चरल वेस्ट का उपयोग करें, जिससे खाद्य सुरक्षा पर कोई असर ना हो। चौथा, पारदर्शिता और डेटा। सरकार को चाहिए कि पूरा डेटा सार्वजनिक करे, इथेनॉल के असर पर स्वतंत्र अध्ययन हो, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की रिपोर्ट्स आएं और नागरिकों की राय ली जाए। दोस्तों, यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी। हमें सवाल पूछना होगा, जब कुछ गलत हो तो आवाज उठानी होगी और बदलाव लाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। तो आखिर में एक आखिरी सवाल, क्या हम सच में धरती को बचा रहे हैं या सिर्फ अपनी गाड़ियां और जमीन को जलाते जा रहे हैं? यही जांचना असली जिम्मेदारी है, और यही कारण है कि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं, ताकि आप सतही हेडलाइंस से आगे जाकर असली सच समझ सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ई-20 फ्यूल की यह पूरी कहानी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक यूट्यूब को बताता है कि यह जानकारी जरूरी है और इसे और लोगों तक पहुंचाता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आप हमारा अगला और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सच में भविष्य या एक और धोखा? क्या ई-20 वाकई में उतनी ग्रीन है जितनी बताई जाती है? बैटरी बनाने का सच क्या है? और क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? ट्रस्ट मी, इसमें ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स सामने आएंगे जो आपका नजरिया बदल सकते हैं। और अब आपके लिए एक सवाल, कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपने अपनी गाड़ी या बाइक में ई-20 पेट्रोल इस्तेमाल किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या माइलेज में कोई फर्क महसूस हुआ? इंजन परफॉर्मेंस में कोई बदलाव? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? आपके जवाब हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। सबसे डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पिन करूंगा ताकि सभी उसे पीआईएच सकें। चलिए, अब मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए और एक स्मार्ट नागरिक बनिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।